नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं राजस्थान में पहले बड़ी हरियाली हुआ करती थी। हरे भरे पेड़, ऊंची ऊंची फलदायक वृक्ष थे, कल कल करती बहती नदियाँ, प्रकृति का अनुपम आनंद देने वाले झरने, झीलें थी, तालाब थे। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान थे और जंगल भी थे, जिसमें बाघ, तेंदुआ, भालू, बंदर, तरह तरह के हिरन विचरण करते थे। यहाँ कहीं दूर दूर तक रेगिस्तान का नामो निशान नहीं था। लेकिन एक दुष्ट राजकुमार के कारण हरा भरा राजस्थान शुष्क रेतीला रेगिस्तान में बदल गया। वहाँ की राजकुमारी के बेटे को सभी बहुत प्यार करते थे। राजा के साथ ही महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि राज्य के सभी कर्मचारी राजकुमारी के बेटे को बहुत चाहते थे और उसके लिए तरह तरह के उपहार लाते थे। किंतु राजकुमार को अपने बेटे में कोई रुचि नहीं थी। वह कई कई महीनों तक अपने बेटे की शक्ल नहीं देखता था। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। राजकुमारी का बेटा अब बड़ा हो गया था। वह अभी महल की सीमाओं से तो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन कभी कभी सेवक के साथ या अकेले ही अपने दादा दादी के साथ पास पहुंच जाता था और दिन भर वहीं खेलता रहता। राजा अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते और वह उनसे बड़ा प्रेम करते थे। दादी के मन में पोते के लिए प्यार कम नहीं था। राजा जब कभी भी राजकार्य में व्यस्त हो जाते तो दादी पोता साथ रहते थे। दादी अपने पोते को देव, दानव, ऋषि मुनियों और परियों के साथ साथ जल परियों की रोचक कहानियां भी सुनाती थी। दादी की कहानियां न सुनने पर पोता जिद करता और कहानी सुनाने के बाद ही अपनी माँ के पास लौटता था। कभी कभी तो वह कहानी के लालच में दादी के पास ही रह जाता था और वहीं सो जाता था। ऐसे में राजकुमारी के लिए अकेली रातें काटना मुश्किल हो जाता था। राजकुमारी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। वह देवी माँ की भक्त थी और देवी से हमेशा अपने बेटे की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती थी। वह नियम से देवी माँ की पूरा पूजा आराधना करती थी। वर्ष में 2 बार नव दुर्गा के अवसर पर निर्जला व्रत रखती थी। राजकुमारी को देवी माँ पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि जो कुछ हो रहा है वह देवी माँ की इच्छा से ही हो रहा है और आगे चलकर भी देवी माँ ही सब ठीक करेगी। धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। राजकुमारी का बेटा अब किशोर हो गया था। वह बहुत बुद्धिमान और होनहार था तथा राजकाज में हाथ बटाने लगा था। राजा और राज्य के कर्मचारी, महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित आदि उससे बहुत प्रसन्न रहते थे तथा उसके बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों का लोहा मानते थे। राजकुमारी का बेटा अपनी छोटी छोटी सी आयु में राज्य की जटिल से जटिल समस्या को बड़ी सरलता से हल कर देता था। राजा अपने पोते के बुद्धि कौशल को देखता तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। एक दिन राजा ने राज्य के सभी महत्वपूर्ण कर्मचारियों की गोपनीय बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित, राजज्योतिषी, राजवेद तथा राज्य के अन्य विश्वास पात्र और राजभक्त लोग भी थे, किंतु उनमें राजकुमार को नहीं बुलाया गया। राजा ने गोपनीय बैठक में राज्य के सभी प्रमुख व्यक्तियों के आ जाने के बाद राज्य के उत्तराधिकारी की बात की। यह एक महत्वपूर्ण विषय था। अंत सभी लोग गंभीर हो गए और उनमें आपस में विचार विमर्श प्रारंभ हो गया। राजकुमार की स्थिति से लोग सभी परिचित थे, अतः उसे कोई भी व्यक्ति राजा बनाने के पक्ष में नहीं था, किंतु राजकुमार होने के कारण कोई भी इसका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा था। राज्य के सभी प्रमुख लोग राज्य के उत्तराधिकारी के संबंध में आपस में चर्चा कर रहे थे।
इसी मध्य राजा ने अपना मत व्यक्त किया कि वह राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते हैं। राजा अपनी बात कहने के बाद चुप हो गए। गोपनीय बैठक में सम्मिलित सभी लोगों को राजा के मत से बल मिला और वह एक एक करके राजा के मत का समर्थन करने लगे। शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि राज्य का कोई भी प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता। अब प्रश्न ये था कि उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। इस पर सभी एक ही बात करना चाहते थे, पर वह मौन थे। इस मौन को महामंत्री ने तोड़ा और अपना सुझाव दिया। राजकुमारी के बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। महामंत्री की बात का समर्थन सभी ने किया, किंतु राज ज्योतिषी मौन रहे। राज ज्योतिषी बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। राजा द्वारा उत्तराधिकारी के संबंध में पूछे जाने पर राज ज्योतिषी ने बताया कि ज्योतिष के अनुसार राजकुमारी के बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने से महाविनाश अवश्य भावी है, अतः इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। राजा और राज्य के अन्य सभी महत्वपूर्ण लोगों को राज ज्योतिषी की यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें उनकी ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि राज ज्योतिषी दुष्ट राजकुमार का साथी हैं और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कराने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। राजा ने धैर्य से काम लिया और राज ज्योतिषी के अनुसार पूरी स्थिति साफ बताने के लिए कहा। राज ज्योतिषी अपने साथियों के विरोध से बहुत डर गया था। उसने डरते डरते बताया कि राजकुमारी के बेटे के भाग्य में राजयोग नहीं है। उसके साथ ही ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि राजकुमारी के बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते ही महाविनाश प्रारंभ हो जाएगा। इससे राज परिवार के सदस्यों के साथ साथ राज्य का भी अंत हो जाएगा। राज ज्योतिषी पर किसी ने विश्वास नहीं किया और राजा ने उसकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। राजकुमारी के बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय ले लिया। राजा के निर्णय के बाद गुप्त बैठक में सम्मिलित सभी महत्वपूर्ण लोगों ने यह तय किया कि अगले दिन ही विधिवत राज्य के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी जाए। इस निर्णय के बाद गुप्त बैठक समाप्त हो गई और सभी महत्वपूर्ण लोग अपने अपने घर चले गए। राजा और राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति राज ज्योतिषी पर शक करते रहे। वह राजकुमार से मिला हुआ है। वास्तव में ऐसा नहीं था। राज्य का सेनापति राजकुमार के साथ मिला हुआ नहीं था। राजकुमार और सेनापति ने तुरंत अपने घोड़े मोड़े और जंगल की ओर भागे। इसी समय एक करिश्मा प्रारंभ हो गया। अचानक रेत के गुब्बार उठने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। राजकुमार और सेनापति तेजी से अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर भाग रहे थे, लेकिन वह जिधर भी जाते धरती रेत से भर जाती। राजकुमार और सेनापति सुबह तक भागते रहे। अचानक प्रातःकाल रेत का बहुत बड़ा तूफान आया और राजकुमार व सेनापति की ओर बढ़ा। दोनों दुष्टों ने इस तूफान से बचने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सके। देखते ही देखते रेत का तूफान एक और टीले में बदल गया और दोनों दुष्ट उसी के नीचे दबकर मर गए। कहते हैं राजपुरोहित की प्रार्थना पर माँ दुर्गा शांत हुई, लेकिन तब तक यह धरती का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान बन चुका था। यहाँ न पानी था, न जंगल, न जीव जंतु थे, न ही पक्षी। राजपुरोहित ने माँ दुर्गा से पुनः प्रार्थना की। माँ दुर्गा का क्रोध अब शांत हो चुका था। उन्होंने राजपुरोहित की प्रार्थना से खुश होकर रोहिड़ा और खेजड़ी जैसे वृक्ष दिए। इससे रेगिस्तान की बंजर हो चुकी धरती पर एक बार फिर जीवन प्रारंभ हुआ। तो आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।